नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 17 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के मैथमेटिक्स यानी कि गणित पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर 2021 में ऑनलाइन मोड में कुल 23 शिफ्टों में प्राइमरी स्तर की पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 22वें शिफ्ट का पेपर है। अगर आप सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ अपर प्राइमरी में पूछे गए सभी शिफ्टों के सभी सब्जेक्ट्स के पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, यदि 0.007 डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल्स टू 0.01 तो पी का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या दिया गया, 0.007 डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल्स टू 0.001। तो यहाँ पर पी को इधर पक्षांतर कर देते हैं और ये वाला जो वैल्यू है ये इधर आकर के भाग में हो जाएगी, यानी कि हमारा मान क्या हो जाएगा, देखिए 0.007 डिवाइडेड बाई 0.01। अब देखिए, अगर मैं ऊपर भी 1000 से गुणा कर दूं और नीचे हर में भी 1000 से गुणा कर दूं तो क्या कुछ परिवर्तन होगा? नहीं होगा। उसके बाद से देखिए ये 7 हो जाएगा ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा मान क्या आ जाएगा, पी का मान आ जाएगा 0.7। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 0.7 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला देखिए, कहा जा रहा है कि 1 किलोमीटर में 100 मीटर, तो ये विकल्प गलत हो गया। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। दूसरा देखिए, ये कहा जा रहा है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ये सही है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये भी सही है। लेकिन 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है और यहाँ पर 100 दिया गया, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा देखिए, 1 किलोमीटर में 1000 दिया गया, ये सही है। 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर दिया गया, जो कि गलत है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर बिल्कुल सही है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये भी सही है। और 1 सेंटीमीटर में 10 mm यानी कि 10 मिलीमीटर, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पैटर्न का अवलोकन कीजिए और खाली स्थान में भरने के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त संख्याओं को चुनिए। ध्यान से समझिएगा, इन्होंने क्या है कि पहले देखिए नेचुरल नंबर जो होता है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 को लिखा है और हूबहू सबको इसी प्रकार से ऐड करके उसका मान लिख दिया है। अगले टर्म में क्या किया है इन्होंने, देखिए अगले टर्म में जब ये जाते हैं तो पहले वाली अंक को छोड़ देते हैं और 2 से शुरुआत करते हैं। देखिए 2 3 4 5 और इन सबको जोड़ करके 14 लिख देते हैं। जब इससे अगले वाले टर्म में जाते हैं तो फिर पहली वाली अंक को छोड़ देते हैं, फिर 3 से शुरुआत करते हैं, 3 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आ जाएगा। अब इन सबको जोड़ करके हमको यहाँ लिख देना है, तो 3 और 4 7, 7 5 12, 12 और 6 18 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 5 और 18 दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न तालिका विभिन्न वर्षों में एक राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या को दिखाती है, सही कथन का चयन कीजिए। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। पहला विकल्प कह रहा है कि बाघों की संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ी है। देखिए पिछले वर्ष की तुलना में प्रत्येक वर्ष बाघों की संख्या बढ़ी है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखिए 2014 में बाघों की संख्या कितनी थी, 173 थी, और 2015 में कितना हो गया, 156 हो गया। इसके बाद से 2016 में क्या हो गया, 140 हो गया, और 2017 में क्या हो गया, 125 हो गया। तो प्रत्येक वर्ष साल दर साल बाघों की संख्या में कमी आ रही है, और ये विकल्प क्या कह रहा था कि बाघों की संख्या बढ़ रही है, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चलिए दूसरा विकल्प दिया गया है, पिछले वर्ष के सापेक्ष 2016 की तुलना में 2015 में अधिक बाघ कम हुए। देखिए 2016 की तुलना में 2015 में अधिक बाघ कम हुए, ये हमसे बोला जा रहा है। इसके बीच में बाघों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी कम हुई है, देखिए 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और इसमें से घटाइए तो ये आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, हमसे क्या बोला गया था, 2016 और 2015 की बात की गई थी, तो 2016 की तुलना में 15 में अधिक बाघ कम हुए, ये हमसे बोला जा रहा है। तो ये देखिए 2016 में कितने कम हुए थे, 2016 में 16 कम हुए थे, और 2015 की अगर बात करें तो कितने कम हुए थे, 17 कम हुए थे, यानी कि 2015 वाला ज़्यादा है। वहीं बात तो हमसे कह रहा है कि 2015 में अधिक बाघ कम हुए थे, तो ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यहीं इसका सटीक जवाब होगा। आगे अब आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमें एप्रोप्रिएट जवाब मिल चुका है। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, करीम फूल खरीदने गया और उसने 2 रुपए के 4 सिक्के, 2 रुपए के 4 सिक्के यानी कि 8 रुपए, 20 रुपए के 2 नोट, 20 रुपए के कितने नोट, 2 नोट यानी कि 40 रुपए, 100 रुपए के 3 नोट, 100 रुपए के कितने नोट हैं, 3 नोट यानी कि कितने हो गया, 300 रुपए दुकानदार को दिए। यदि फूलों का मूल्य 335 रुपए था तो उसे कितनी राशि वापस मिलेगी। देखिए इसने कितना दिया, 340 और 348 रुपए इसने दिए थे, और
फूलों का मूल्य कितना हुआ था 335 रुपया। तो कितना रिटर्न मिलेगा, 8 में से 5 जाएगा 3 और 4 में से 3 जाएगा 1, ये कट जाएगा, 13 रुपये इसे रिटर्न मिलेगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 13 रुपये इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था एक विषम बाहु त्रिभुज में होते हैं। पहला दिया गया है 3 समान भुजाएं। जब विषम बाहु त्रिभुज है जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं होती है तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा कह रहा है 2 समान भुजाएं, तो ये भी गलत है। चौथा कह रहा है 2 समान कोण। अब देखिए किसी भी त्रिभुज में अगर 2 कोण समान हो जाते हैं, जैसे कि ये और ये बिल्कुल बराबर है, तो आपने प्रमेय पढ़ा होगा कि अगर समान कोण है तो उनके सामने वाली भुजा भी बराबर होती है। तो विषम बाहु त्रिभुज है तो भुजा कैसे बराबर हो सकती है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए 3 असमान भुजाएं होती हैं, यानी जो तीनों भुजाएं होंगी त्रिभुज में वो सभी असमान होंगी। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। अगला प्रश्न पूछा गया था एक ट्रेन की टिकट काउंटर पर कुछ व्यक्ति लाइन में खड़े हैं। अमीना का स्थान दोनों ओर से 14वां है। उस लाइन में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं, ध्यान से समझिएगा। यहां पर मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये इधर से अमीना का पोजीशन हो गया। अब इधर से देखिए 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इधर से गिनिए। अब इधर से भी बोला जा रहा था दोनों तरफ से अमीना का जो पोजीशन था वो 14वां था, तो इधर से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, दोनों तरफ से 14 हो गया। अब हमसे बोला जा रहा है कुल व्यक्ति कितने खड़े हैं, तो कुल व्यक्तियों की संख्या इधर से देखिए 14 हो गया। उसके बाद से गिनिए 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27, टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 27, हमारा उत्तर आ जाएगा। लेकिन क्या आपको परीक्षा में ऐसे करना है, नहीं। ये तो संख्या छोटी थी तो मैंने आपको दिखा दिया प्रैक्टिकल करके। मान लीजिए संख्या बहुत बड़ी हो जाए, 100 में दे दिया जाए, 1000वें में दे दिया जाए, तब आप कैसे करेंगे, 1000 बार लाइन थोड़ी खींचेंगे। इसके लिए एक सूत्र होता है, देखिए इधर से जो पोजीशन दिया गया है और इधर से जो पोजीशन दिया गया दोनों को जोड़ लीजिए। इधर से पोजीशन कितना दिया गया है 14 दिया गया है और इधर से पोजीशन 14 दिया गया, क्योंकि दोनों तरफ से 14 बोला गया था। अब देखिए इसी लड़की का दोनों तरफ से ही तो पोजीशन है, क्योंकि इधर से भी हम लोग गिन रहे हैं तो इसी लड़की की बात की जा रही है और इधर से भी गिन रहे हैं तो इसी लड़की की बात की जा रही है। यानी अमीना जो लड़की है उसको हमने 2 बार काउंट कर लिया, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से। इस वजह से 2 बार काउंट करने की वजह से हमें एक बार घटाना होगा। तो 14 में 14 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा और 28 में से 1 घटाएंगे तो 27 हमारा उत्तर आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 27 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है मालिनी ऐसी मालाएं बनाना चाहती है जिसमें प्रत्येक में 18 सीपियां हो। उसने 200 सीपियां इकट्ठा की जिसमें से 3 सीपियां टूटी हुई थी। दी गई परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा। टोटल बच्ची के पास जो मालिनी है उसके पास कितनी सीपियां हैं, 200 सीपियां हैं। टोटल कितनी थी 200, जिसमें से 3 सीपियां पहले से टूटी हुई थी, तो इसका इस्तेमाल तो किया नहीं जा सकेगा माला बनाने में, तो इसको हम लोग बेसिकली घटा देंगे। तो अब टोटल सीपियों की संख्या कितनी होगी 197 और प्रत्येक माला में उसको कितनी सीपी लगाना है 18, यानी कि कुल सीपियों की संख्या हमें ज्ञात है। अगर इसमें हम लोग 18 से भाग दे दें तो हमें पता चल जाएगा कि कुल कितनी मालाएं बनेंगी। देखिए 10 बार में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 180 और शेष कितना बच जाएगा 17, यानी कि टोटल मालाओं की संख्या 10 हो सकती है और सीपी जो शेष बचेगी उनकी संख्या 17 होगी। ठीक है, क्योंकि हमसे प्रश्न में यही पूछा गया था कि कौन सा कथन सही है और चारों विकल्पों में आप देखेंगे तो मालाओं की संख्या और शेष की बात की गई है। लेकिन आपको विशेष तौर पर यह ध्यान देना होगा कि अगर एक सीपी और शेष बच जाता, यानी जैसे 17 है एक और बच जाता 18 हो जाता, तो 18 से 18 एक बार में चला जाता, यानी तब मालाओं की संख्या कितनी हो जाती, ये 11 हो जाती। यानी कि एक सीपी उसके पास और रहता तो मालाओं की संख्या 11 हो सकती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर ढूंढेंगे। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि मालिनी सीपियों से 12 मालाएं बना सकती हैं। 12 तो होगा नहीं, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए मालिनी 10 मालाएं बना सकती है। 10 तो हमारा बिल्कुल सही आया था। और कहा जा रहा है कि उसके पास 15 सीपियां शेष बचेंगी, तो 15 नहीं बल्कि उसके पास 17 बची थी, तो ये 15 कह रहा है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए मालिनी सीपियों से 11 मालाएं बना सकती हैं। 11 मालाएं तो बन पाएंगी, लेकिन उसके लिए एक सीपी कम पड़ेगी, एक सीपी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी विकल्प गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2। देखिए मालिनी को 11 मालाएं बनाने के लिए एक सीपी की आवश्यकता है। देखिए यही मैंने आपको बताया था, भाग देने पर 10 से ये पूरी पारी में जा रहा था और 17 शेष बचा था। अगर 17 के जगह 18 बचता तो 18 से 18 एक बार में कट जाता, यानी जब ये 10 था तो अब 11 मालाएं बन सकती थी और कोई भी शेष नहीं बचता। वहीं विकल्प नंबर 2 में कहा जा रहा है कि मालिनी 11 मालाएं बनाने के लिए एक सीपी की और आवश्यकता पड़ेगी। ये विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था एक त्रिभुजाकार पिरामिड के नेट में कितने त्रिभुजाकार फलक होते हैं।
स्क्रीन पर आप त्रिभुजाकार पिरामिड देख पा रहे होंगे। देखिए इसमें फलकों की संख्या पूछी गई थी, तो एक तो फलक ये हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा फलक आपका ये हो जाएगा, तीसरा फलक ये देखिए ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और चौथा फलक जिस पर ये आधारित है, यानी इसका जो आधार है जो आपको दिख नहीं रहा है वो उसके नीचे होगा, इस पिरामिड के जस्ट नीचे है, बिल्कुल भूमि पर है, धरातल पर है, वो चौथा फलक हो जाएगा। यानी त्रिभुजाकार पिरामिड में त्रिभुजाकार फलकों की संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाएगी। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वासु के पास एक बाल्टी थी जिसमें 37 सही 1/4 लीटर दूध आ सकता है। वह उससे 250 ml की छोटी बोतलों में भर करके बाजार में दूध बेचना चाहता है। वह इस दूध को कितनी छोटी बोतलों में भर सकता है? ध्यान से समझिएगा, टोटल दूध की क्वांटिटी दी गई है और एक छोटे बोतल में कितनी दूध आएगी उसकी क्वांटिटी दी गई है। दोनों में अगर हम लोग भाग दे दें तो टोटल बोतलों की संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए पहले इसको मैं भिन्न में कन्वर्ट करता हूं, सिंपल भिन्न में। तो इसको गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2 और 4 3 12 और 2 14, 148 प्लस 1/4 हो जाएगा, यानी कि 149/4। और इसमें हमें कितने से भाग देना है? ये लीटर में आया है, ठीक है। लीटर में आया तो 1000 से मैं गुणा कर दूंगा तो ये ml में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक छोटे बोतल का जो धारिता है 250 ml है, इससे मैं भाग दे दूंगा तो क्या हो जाएगा? टोटल बोतलों की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूं, यानी ये एक इसके ऊपर गुणा होगा और 250 ml इसमें जाकर के गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 149 गुणे 1000 डिवाइडेड बाई 4 गुणे 250। तो 4 गुणे 250 यानी 1000, ये टोटल इससे पूरा कट जाएगा। यानी हमारे पास टोटल छोटे बोतलों की संख्या कितनी हो जाएगी? दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 149 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सीमा और सिराज के घरों के बीच की दूरी 666.66 मीटर है। उनके घरों के बीच की दूरी के अंकों के मान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। यहां पर देखिए पहला विकल्प दिया गया है, सैकड़े के स्थान पर 6 का जो मान है, यहां पर जो 6 का स्थानीय मान है वो कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। और जो इकाई के स्थान पर 6 का मान है, इकाई के स्थान पर 6 का मान, इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हमसे बोला जा रहा है कि 10 गुना है, तो क्या ये 10 गुना है? नहीं, ये 100 गुना है। 6 का 600 कितना गुना होगा? 100 गुना होगा। और ये 10 गुना कह रहा था, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला गलत हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए, शतांश के स्थान पर 6 का इकाई मान के स्थान पर 6 के मान का 1/10 है। शतांश यानी कि सौवें की बात की गई है। देखिए सैकड़े की बात की गई, इकाई दहाई सैकड़ा। यहां पर जो 6 का स्थानीय मान है वो कितना हो गया? 600 हो गया। और कहा जा रहा है कि 6 का मान इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर जो 6 है इसका स्थानीय मान कितना है? 6 है। ये बोला जा रहा है कि 1/10वां है, यानी कि ये जो है 6 जो है वो 600 का 1/10 बताया जा रहा है, जबकि ये गलत है। 6 जो है वो 600 का कितना होगा? इससे जब आप काटेंगे तो 1/100 आएगा, ना कि 1/10 आएगा। ये 1/10 की बात कर रहा था, ये विकल्प गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, दशांश के स्थान पर 6 का मान, दशांश यानी कि इकाई के बाद दहाई आता है, 10वें स्थान पर जो 6 का मान है इसका मान कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। पहला और दूसरा पहले ही गलत हो चुका है। कहा जा रहा है दशांश के स्थान पर 6 का मान, सैकड़े के स्थान पर 6 के मान। अब देखिए सैकड़े के स्थान पर ये था, इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान 600 हो जाएगा। ये कहा जा रहा है कि 1/100 है, तो ये देखिए 60/600, इसका मान कितना आएगा? 1/10 आएगा, ना कि 1/100। तो ये भी विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए इकाई के स्थान पर 6 का मान, इकाई के स्थान पर जो 6 है इसका मान 6 हो जाएगा। और दहाई के स्थान पर 6 का मान, दहाई के स्थान पर 6 का मान कितना है? 60 है। ये कितना कहा जा रहा है? 6/60 बराबर इसका मान 1/10 आएगा। यही आपको विकल्प में कहा जा रहा है कि 1/10 है। ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अक्षर यच में सममित रेखाओं की संख्या क्या होगी? सममित मतलब कि सिमेट्री लाइन की बात की जा रही है। तो देखिए यच मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो एक तो अगर मैं बीच से इसको काट देता हूं तो ये वाला जो पार्ट है पूरा, देखिए ये और ये बिल्कुल इसके बराबर है, सिमेट्री है इसके, यानी कि एक सममित रेखा तो ये ऊर्ध्वाधर वाली हो जाएगी। और दूसरा देखिए अगर मैं इसको क्षैतिज इस प्रकार से काट देता हूं तो ये देखिए ये वाली जो इस प्रकार से संरचना बन रही है, ये वाली, ये नीचे के इस वाले संरचना के बिल्कुल समान होगी, यानी कि एक क्षैतिज इसमें सिमेट्री लाइन होगा, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। दिए गए विकल्पों में देखिए टोटल सिमेट्री लाइन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 3 मित्र 24 घंटे की घड़ी का समय 12 घंटे की घड़ी के समय में निम्न प्रकार से बदलते हैं। देखिए पहला जो मित्र था चीकू, उसने क्या किया कि 23:45 को
11:45 PM लिखा, यानी कि रात्रि के 11:45 का। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। बिट्टू ने क्या किया कि शाम के 16:30, यानी जिसे हम लोग 4:30, ये शाम का समय है, और इसने क्या किया है, AM लिखा हुआ है, यानी कि सुबह का समय लिखा हुआ है। तो ये गलत किया है बिट्टू ने। पिंकी की अगर बात करें तो पिंकी देखिए शाम के 7:28 का समय है, 19:28, और इसको इन्होंने 7:28 PM लिखा है। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि बिट्टू ने गलत किया है। तो ऑप्शन में देखिए हमसे पूछा गया था, देखिए पूछा गया था कि 12 घंटे वाली घड़ी में किसने समय गलत प्रदर्शित किया, तो बिट्टू ने गलत प्रदर्शित किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए, केवल बिट्टू इसका एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सोनम की पानी की बोतल में कुल 1 लीटर पानी आता है, उसने 275 ml पानी पिया, ठीक है, और उसकी दोस्त ने यानी जो नैना है उसने 250 ml पानी पिया उसी बोतल से, 250 ml नैना ने पानी पिया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बोतल में अब कितना पानी बचा है। तो पहले जितना पी लिया गया है, जितना खर्च हो चुका है, उसको जोड़ देते हैं। तो ये 5 हो जाएगा, 7 5 12 के 2 हाथ में 1 2 2 4 और 1 5, टोटल 525 ml पानी पी लिया गया है। किसके द्वारा? सोनम के द्वारा और नैना के द्वारा। अब टोटल कितना पानी बचा, कुल पानी का जो मात्रा था वो कितना था, 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। इसमें से 525 ml पानी पी लिया गया है। तो इसको मैं घटा देता हूं। तो देखिए 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ 9 बचा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा। 475 ml अभी भी बोतल में पानी शेष बचा है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 475 ml इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, सौरभ अपना घर बदल रहा है, उसने अपना सामान एक घोड़ा गाड़ी में रखा जो 300 kg से अधिक भार नहीं उठा सकता है। उसने निम्नलिखित भार को घोड़ा गाड़ी में रखा। देखिए यहाँ पर गेहूं की बोरी 150 kg की, चावल की बोरी 55 kg की, अलमारी 68 kg का, पानी की टंकी 75 kg का और बर्तन 20 किलो। किस वस्तु को हटाया जाए जिससे कि भार 300 kg के बराबर हो जाए? देखिए सबसे पहले इन सबको जोड़ लेते हैं कि इन सब का योग कितना है और किसको हटाना पड़ेगा ताकि एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो 300 kg आ जाए। क्यों? क्योंकि 300 मैक्सिमम जो घोड़ा गाड़ी है वो वेट उठा सकता है। तो चलिए सबको पहले जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए 5 8 13 के 3 13 और 5 8 13 और 5 18 के 8 हाथ में 1, 5 और 1 6, 6 5 11, 11 6 17, 17 7 24, 24 और 2 26 के 6 हाथ में 2, और ये हो जाएगा आपका 2 और 1 3, 368 kg टोटल वेट हुआ। अब इसमें से ध्यान रखिएगा 368 kg। अब इसमें से क्या घटा दें कि 300 kg हमको लाना है, यानी कि 68 किलो हमको घटाना होगा। चलिए कौन सा 68 किलो घटा सकते हैं इसके बारे में देखें। देखिए यहाँ पर ये दिया गया है अलमारी का वेट 68 किलो था, यानी कि अगर इस घोड़ा गाड़ी से हम लोग 68 kg अलमारी को हटा दें तो हमारा जो वेट होगा वो 300 kg हो जाएगा, जो कि वो घोड़ा गाड़ी उठा सकता था। यानी कि किसको हटाना पड़ेगा? अलमारी को। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है अलमारी को हटाने से 300 kg हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामिति का महत्वपूर्ण प्रक्रिया है? ध्यान से समझिएगा। वैन हील के द्वारा ज्यामिति चिंतन सिद्धांत दिया था, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि बच्चे ज्यामिति को किस प्रकार से सीखते हैं। उन्होंने बताया कि बच्चे पहले आकृतियों को देखते हैं, दृश्यीकरण करते हैं और उसकी बनावट या फिर भुजाओं के आधार पर जो आकृति है या फिर जो ज्यामिति है उसका वर्गीकरण करते हैं। पहला चरण उनके द्वारा दृश्यीकरण बताया गया था। तो ये ज्यामिति का महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, ये हमारा उत्तर होगा। इसके बाद से देखिए पक्षांतर की बात की गई है, तो ये हमारा उत्तर नहीं है, ज्यामिति में पक्षांतर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें रूपांतरण, तो देखिए जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं या फिर किसी प्रमेय को सिद्ध करते हैं तो मान लीजिए ये त्रिभुज है, तो हम लोग कई बार रचनाएं करते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहाँ से एक लंब रेखा खींच दिए तो ये क्या हो गया? ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, दी गई आकृति को रूपांतरित करना। तो ये भी ज्यामिति का प्रक्रिया है, यानी ये भी बिल्कुल सही होगा, यानी कि ए और सी इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अब हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि सही विकल्प का चयन कीजिए। दिए गए विकल्प में देखिए ए और सी, विकल्प नंबर 1 में दिया गया विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में खेलों के लिए अति उपयुक्त है? गणित में जो मैथमेटिकल गेम्स होते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा एप्रोप्रिएट है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। पहला विकल्प दिया गया है, गणितीय खेलों में व्यस्त होने के दौरान हम बच्चों का आकलन नहीं कर सकते। ये विकल्प निगेटिव है। कैसे? देखिए मैथमेटिकल गेम कैसे हो सकता है? बच्चे को नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या सिखाने के लिए बोला जाएगा कि आप
पहले एक बच्चे को एक अलग खड़ा किया जाएगा, दूसरा नंबर नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 2 होगा, तो अगले ग्रुप में 2 बच्चों को खड़ा किया जाएगा। तीसरे ग्रुप में नेचुरल नंबर अगला प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 3 होगा, तो अगले ग्रुप में 3 बच्चों को खड़ा किया जाएगा। और इसी प्रकार से प्राकृतिक संख्याओं के आधार पर ग्रुप बनाए जाएंगे और अगले ग्रुप में 4 होगा, उसके अगले ग्रुप में 5 बच्चों की संख्या खड़े होंगी। तो ये क्या है, ये बच्चों को गणितीय खेल के माध्यम से प्राकृतिक संख्या के बारे में बताया जा सकता है, मूर्त अवस्था में चीजों को दिखा करके या फिर बच्चों को स्वयं खड़ा करके ग्रुप में। तो ये गणितीय खेल के माध्यम से हम बच्चों का आकलन कर सकते हैं, इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन देकर के कि आप प्राकृतिक संख्या में आगे ग्रुप में खड़े होते जाइए। तो जब बच्चा अगली बार जब 5 हो गया तो अगले ग्रुप में जब 6 बार जाकर के खड़ा हो जाएगा, तो हम एज ए टीचर उसका आकलन कर सकते हैं कि हाँ, बच्चों को गणितीय संक्रियाएं या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फिर प्राकृतिक संख्या का कॉन्सेप्ट पता है, और इस वजह से हम बच्चे का आकलन कर पाएंगे इस गणितीय खेल के माध्यम से। लेकिन विकल्प क्या कह रहा था कि हम आकलन नहीं कर सकते हैं, यह विकल्प निगेटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग उसका आकलन कर सकते थे और विकल्प कह रहा है कि हम आकलन नहीं कर पाएंगे। चलिए, दूसरा विकल्प कहा जा रहा है कि गणितीय खेल गणित में आनंददायी अधिगम के अनुभव को प्रदान करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। बच्चे किसी चीज में इंटरेस्ट कब लेते हैं, जब उसमें वो कंफर्टेबल होते हैं, सहज होते हैं। अब देखिए, जो प्राकृतिक संख्या है वो अमूर्त संकल्पना है, या फिर बच्चे को अगर योग की संक्रिया बताना है, जैसे 2 में अगर बच्चे को 4 बताना है, तो ये देखिए, ये बच्चा सीख नहीं पाएगा कि 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 आया कहां से। लेकिन अगर हम उसको आनंददायक तरीके से, उसको एक तरीके से रुचि को लेते हुए किसी गतिविधि के माध्यम से बच्चे को बताएं कि पहले एक ग्रुप में 2 बच्चों को खड़ा किया जाए और अगले ग्रुप में 4 बच्चों को खड़ा किया जाए, और इन पहले वाले ग्रुप के 2 बच्चों को बोला जाए कि आप इस 4 बच्चे वाले ग्रुप के साथ जाकर के खड़े हो जाइए। तो अब यहां पर 4 बच्चे पहले थे और ये वाले 2 ग्रुप के बच्चे आकर के और खड़े हो जाएंगे। अब पूरे कक्षा से हम लोग बोलेंगे कि अब टोटल बच्चों की संख्या गिनिए, तो बच्चे गिनेंगे बच्चों की संख्या को गिन करके कि 1 2 3 4 5 और 6। बच्चे मूर्त अवस्था में देख करके समझ पा रहे हैं कि अब टोटल जो इनका योग हो गया वो 6 हो गया। तो जो योग का कॉन्सेप्ट था, जो अमूर्त था, वो मूर्त अवस्था में बच्चों को बताया जा सकता है। यही कहा जा रहा है कि गणितीय खेल जो होते हैं वो गणित में आनंददायी अधिगम के अनुभव को प्रदान करते हैं, यानी बच्चों को इंटरेस्ट भी आ रहा है, बच्चे रुचि भी ले रहे हैं, आनंद भी आ रहा है, और वो गणित को सीख भी रहे हैं खेलों के माध्यम से। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव है, एप्रोप्रिएट है, हमारा जवाब होगा। तीसरा देखिए, गणितीय खेल आम दिनचर्या के खेल होते हैं। आम दिनचर्या में हम लोग क्या खेल रहे होते हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे होते हैं, आइस पाइस खेल रहे होते हैं, पकड़ी पकड़ाई खेल होते हैं, ये सभी गेम खेल रहे होते हैं। तो जो दैनिक दिनचर्या में हम लोग गेम खेल रहे हैं, उससे गणितीय खेल बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि गणितीय खेल इस प्रकार से डिजाइन किए होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ गणित का कॉन्सेप्ट होता है। और ये कहना कि ये दैनिक दिनचर्या वाले खेले जाने वाले खेल के समान होते हैं, तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प इसमें अप्रोप्रिएट है, विकल्प नंबर 2। देखिए, अब हमसे पूछा गया था कि सही विकल्प का चयन कीजिए, तो सही विकल्प केवल बी वाला है, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण के उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है, यानी कि कम महत्वपूर्ण है, ये हमसे पूछा जा रहा है। प्राथमिक स्तर के बच्चों को ध्यान में रख करके आपको उत्तर ढूंढना होगा। चलिए पहले इस विकल्प से शुरुआत करेंगे। पहला विकल्प कहा जा रहा है कि दिक् स्थान संबंधी समझ में वृद्धि। अब जो हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं वो पोजीशन से संबंधित है, यानी कि जाहिर सी बात है बच्चों को प्राइमरी स्तर पर भी ज्यामिति बताया जाता है। वैन हिल का जो सिद्धांत दिया गया था वो ज्यामिति के चिंतन का बच्चे किस प्रकार से अनुकरण या फिर ज्यामिति को किस प्रकार से सोचते हुए चिंतन करते हैं, इसके बारे में बताया था। तो ये प्राइमरी के बच्चों से संबंधित है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये बच्चों के लिए अधिकतम उपयुक्त है और विकल्प में प्रश्न में हमसे न्यूनतम उपयुक्त पूछा गया था। तो ये पॉजिटिव था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया है। दूसरा देखिए, गणित के प्रति रुचि को पोषित करना। जाहिर सी बात है बच्चे जिस भी प्रोसेस में इंटरेस्ट लेते हैं उसकी वजह से उसमें इंटरनल मोटिवेशन जनरेट होता है और वो उस चीज को सीखने के लिए तत्पर होते हैं। तो जब बच्चे में रुचि ही नहीं रहेगी तो बच्चा सीखेगा कैसे, यानी कि रुचि को पोषित करना अनिवार्य है। ये बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में है और हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, वास्तविक जीवन के अनुभव को गणित से जोड़ना। एनसीएफ 2005 बच्चों के परिवेश से जोड़ करके, बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ करके गणित या फिर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने की बात करता है। तो ये भी एनसीएफ 2005 के अनुसार बिल्कुल पॉजिटिव है और चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था इस वजह से ये उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, बीजीय चिंतन की कुशलता को विकसित करना। कुशलता मतलब कि बिल्कुल एक्सपर्टीज करने की बात की जा रही है। अब प्राइमरी स्तर के बच्चे, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों से क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि बिल्कुल बच्चे बीजीय चिंतन में एक्सपर्ट हो जाएं? नहीं, जो प्राइमरी स्तर के बच्चे होते हैं उनको हम लोग इंट्रोडक्शन लेवल पर पढ़ाते हैं, ताकि जब बच्चा अपर प्राइमरी में या फिर हायर क्लासेज में जाए तो ये सभी टॉपिक से कम वो फैमिलियर रहे, इंट्रोडक्शन
उसको हम लोग केवल परिचय स्तर तक केवल प्राइमरी में बताते हैं, और ये विकल्प बिल्कुल एक्सपर्टीज करने की बात कर रहा था, एक्सपर्ट बनाने की बात कर रहा था। इस वजह से ये प्राइमरी के लिए कम इंपॉर्टेंट है, और यही हमसे पूछा गया था कि कौन सा सबसे कम उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हील द्वारा दिए गए ज्यामिति विवेचन के स्तरों की विशेषता का लक्षण नहीं है। ध्यान से समझिएगा, वैन हील ने ज्यामिति चिंतन का सिद्धांत दिया था, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया था कि बच्चे किस प्रकार से ज्यामिति के बारे में चिंतन करते हैं और ज्यामिति के बारे में सीखते हैं। लेकिन उन्होंने कहीं भी एज ग्रुप का बात नहीं किया था। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जीन पियाजे का जो सिद्धांत था उसमें उन्होंने एज की बात की गई थी कि बच्चे संवेदीय पेशीय गामक अवस्था कब होगी, तो 0 से 2 साल। उसके बाद से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब होगी, तो 2 से 7 साल। उसके बाद से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब होगी, 7 से 11 साल। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब होगी, 11+। तो यहां पर जो वैन हील के द्वारा जो ज्यामिति चिंतन का सिद्धांत दिया गया है, इसमें वर्षों की इन्होंने बात नहीं की गई है, नहीं की है, एज की बात नहीं की है कि कब किस चरण को किस एज में परिलक्षित किया जाएगा। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया अनुभव आश्रित, यानी कि एक्सपीरियंस डिपेंडेंट बोला गया है। तो बच्चे जिस प्रकार से अपने परिवेश में आकृतियों को देखते हैं, वो उनके परिवेश में जो चीजें वो देख रहे हैं वो उनका अनुभव बन गया, और उसी अनुभव के आधार पर वो चीजों को सीख रहे होते हैं। तो ये विकल्प तो बिल्कुल सही है वैन हिल के सिद्धांत के अनुसार। और चूंकि हमसे निगेटिव में पूछा गया था, इस वजह से ये पॉजिटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प दिया गया है विकासात्मक। विकासात्मक कहने का मतलब कि यानी कि डेवलपमेंटल इसका इंग्लिश होगा। इसका मतलब ये होगा कि देखिए, बच्चा पहले दृश्यीकरण स्टेज में होता है, उसके बाद विश्लेषण स्टेज में जाता है। यानी कि जब बच्चे में विकास हुआ, दृश्यीकरण वाला पूरा चरण वो कंप्लीट कर चुका है कि चीज़ों को देख करके उसकी बनावट के आधार पर बच्चा वर्गीकरण कर पा रहा है। अब जब डेवलपमेंटल स्टेज के अंतर्गत जब वो अगले स्टेज में जा रहा है विश्लेषण, तो वो क्या कर रहा है कि अब भुजाओं के आधार पर नहीं या फिर बनावट के आधार पर नहीं, उसकी प्रॉपर्टीज के आधार पर, जैसे कि ध्यान से समझिएगा, यहां पर अगर मैं बोलूं आयत ये है तो इसमें भी 4 भुजा हैं, और वर्ग में बोलूं तो इसमें भी 4 भुजा है। वैन हील के दृश्यीकरण सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा था कि बच्चे दोनों को एक ही संरचना मानेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा बनावट के आधार पर केवल वर्गीकरण कर पाता है दृश्यीकरण में। इसमें बच्चा गिनेगा कि इसमें भी 4 भुजा है यानी चतुर्भुज है, और इसमें भी 4 भुजा है यानी कि चतुर्भुज है, तो दोनों को एक ही कैटेगरी में रखेगा। लेकिन बच्चा जब डेवलपमेंटल स्टेज के अंतर्गत जब अगले चरण में जा रहा है, यानी कि विश्लेषण स्तर पर जा रहा है, तो बच्चे को अब ज्ञात होगा कि इसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। ये जब आयत है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं है, लेकिन वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं। तो अब इसकी प्रॉपर्टी यानी गुणों के आधार पर बच्चा इसमें अंतर कर पाता है कि दोनों चतुर्भुज तो है, लेकिन उसके अंतर्गत एक आयत है और एक वर्ग है। ये अंतर कैसे हुआ? बच्चे इसकी प्रॉपर्टी इसके गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर पाए। तो ये कैसे हुआ? विकास के चरण के दर चरण के बाद, यानी कि विकासात्मक भी बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। हमारा उत्तर ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया था। तीसरा कहा गया है अनुक्रमिक। अब देखिए, विकास के जो चरण होते हैं, ऐसा नहीं है कि पहला दृश्यीकरण स्टेज के बाद से सीधे आप निगमन स्तर पर पहुंच जाएंगे। सबका एक क्रम डिसाइड है कि हाँ, पहले आप जो बच्चे होते हैं वो पहले बनावट के आधार पर वर्गीकरण कर पाते हैं, उसके बाद से गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर पाते हैं, उसके बाद से संबंध स्थापित कर पाते हैं, उसके बाद से निगमन स्टेज पर जाएंगे। ये सभी एक क्रम डिसाइडेड है। ऐसा नहीं है कि किसी भी क्रम को इग्नोर किया जा सकता है। तो ये क्रम बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, आयु आश्रित। प्रश्न के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो वैन हिल का सिद्धांत है उसमें उन्होंने एज ग्रुप की बात नहीं की है कि किस चरण को किस एज में देखा जा सकता है। तो ये एज आश्रित निगेटिव सेंस में है वैन हिल के सिद्धांत के अनुसार। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा डीन्स ब्लॉक का उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती? ध्यान से समझिएगा, डीन्स ब्लॉक की बात की गई है। डीन्स ब्लॉक क्या होते हैं? छोटे छोटे इस प्रकार से ब्लॉक्स होते हैं जिनको एक के ऊपर एक रख करके बच्चों को विभिन्न प्रकार की गणितीय संक्रियाएं सिखाई जा सकती है। पहला दिया गया है 1 अंक वाली संख्याओं का गुणा। अब मान लीजिए 1 के ऊपर 1 मैंने रख दिया, जैसे कि 1 का अगर 10 से गुणा करना है, ठीक है, तो 10 बार मैंने ऊपर छोटे छोटे ब्लॉक्स को रख दिया, डिंग्स ब्लॉक को, तो ये 1 हो गया और ऊपर की संरचना ये 10 हो गई, यानी कि 1 गुणे 10 ये हो गया। तो यही बोला जा रहा है कि 1 अंक वाली संख्या का गुणा ये बच्चों को सिखाया जा सकता है। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। ठीक है, चलिए तीसरा दिया गया है संख्याओं का योग। देखिए, मान लीजिए पहले बच्चे को अगर 2 + 3 बताना है तो पहले 2 डिंस ब्लॉक लिया जाएगा और अगली बार 3 डिंस ब्लॉक लिया जाएगा अलग। और ये जो 2 डिंस ब्लॉक है इसको ऊपर लगा करके बच्चा अब सभी ब्लॉक्स को गिन सकता है, 1 2 3 4 5। तो ये टोटल ब्लॉक्स की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। यानी कि 2 + 3 योग की संख्या डिंस ब्लॉक के माध्यम से बताई जा सकती है। ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा देखिए, स्थानीय मान कहा जा रहा है। स्थानीय मान भी बच्चों को समझाया जा सकता है। कैसे? देखिए, मान लीजिए कि बच्चे को अगर
100 डिंस ब्लॉक दिए गए हैं। 100 डिंस ब्लॉक में छोटे छोटे वो 10-10 का जोड़ा बना रहा है, 10-10 का जोड़ा बना रहा है, और 10-10 का जोड़ा बना करके वो टोटल 10 जोड़े इस प्रकार से बनाएगा, और प्रत्येक एक तरीके से ग्रुप में 10 डिंस ब्लॉक होंगे। तो 10 डिंस ब्लॉक क्या दिखा रहे हैं, एक दहाई को दिखा रहे हैं, और 10 दहाई मिल करके एक सैकड़ा में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और एक पूरा जो सैकड़ा है उसमें 100 इकाई होंगे। ये क्या है, ये स्थानीय मान का ही तो कॉन्सेप्ट है। तो ये भी बच्चों को डिंस ब्लॉक के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। चूंकि पढ़ाया जा सकता है पॉजिटिव सेंस में, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि क्या नहीं पढ़ाया जा सकता। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, प्रायिकता। प्रायिकता एक ऐसा टॉपिक है जो कि बच्चों को डिंस ब्लॉक के माध्यम से नहीं पढ़ाया जा सकता। यह विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में पूर्व संख्या की अवधारणा के निर्माण से संबंधित है। बच्चों में पूर्व संख्या की बात की गई है, यानी बच्चे अभी संख्याओं के बारे में नहीं जानते हैं। संख्याओं के बारे में बताने के लिए कौन सी अवधारणा सही है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला देखिए, एकाकी संगति कहा गया। एकाकी संगति का मतलब कि जैसे देखिए, एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, इसके बाद एक इसमें जोड़ देंगे तो अगला नेचुरल नंबर हमें मिल जाएगा 2। अब इस 2 में अगला एक जोड़ देंगे तो अगला नेचुरल नंबर मिल जाएगा 3। यही बोला जाता है एक के साथ एक जब संगति होती है तो हमें नंबर्स मिलते जाते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, बच्चे को संख्या सिखाना है तो संख्या सिखाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। दूसरा देखिए, पदानुक्रमिक समावेश। ये भी बात पदानुक्रमिक, यानी कि एक के बाद एक नेचुरल नंबर आने की बात की जा रही है, यानी अंकों की बात की जा रही है, संख्या की बात की जा रही है, तो ये भी बिल्कुल संबंधित है। लेकिन माप की बात की जाए, ऑप्शन नंबर 3, तो माप क्या होता है, मापन क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि को उसकी इकाई से तुलना करने की बात की जाती है। तो ये मापन जो है, ये बच्चों में पूर्व संख्या की अवधारणा निर्माण से संबंधित नहीं है, ये विकल्प नहीं होगा। यानी कि हमसे पूछा गया था सही विकल्प का चयन करिए, ए और बी वाला विकल्प सही होगा। चलिए अब विकल्पों में चलते हैं। दिए गए ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर 3 ए और बी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, गणित में कक्षा आधारित आकलन को कैसा करना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि सभी विद्यार्थियों के अद्वितीय गुणों यानी कि विशिष्टताओं, अनुभवों और कुशलताओं का ध्यान रखना और सम्मान करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। कैसे, देखिए अद्वितीय गुण कहने का मतलब कि प्रत्येक बालक एक दूसरे से अलग है। हो सकता है कि कोई अक्षमता से जूझ रहा हो, जैसे कि कोई देख नहीं सकता, दृष्टिबाधित, कोई सुन नहीं सकता, श्रवण बाधित। तो उनका आकलन करने के लिए जरूरी ये है कि उनको अनुकूल परिस्थितियां दी जाए। जैसे कि जो सुन नहीं सकता वो मौखिक परीक्षा नहीं दे सकता, और जो देख नहीं सकता वो लिखित परीक्षा नहीं दे सकता। तो बच्चे का आकलन करना है कि बच्चे ने गणित में कितना सीखा है, ना कि उसके प्रक्रिया का आकलन करना है कि मतलब किस प्रकार से बच्चा परीक्षा देगा। तो यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि जो बच्चा सुन नहीं सकता तो उसके लिए विजुअल क्लिप्स की आवश्यकता है, और जो बच्चा देख नहीं सकता उसके लिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता है, या फिर छू करके महसूस करने की आवश्यकता है किसी भी 3D कॉन्सेप्ट वाले इमेज को या फिर एक तरीके से मॉडल को। तो जब बच्चे को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आकलन किया जाएगा तो वो उसके लिए आकलन सबसे सर्वोत्तम होता है। यही बात विकल्प 1 में कहा जा रहा है कि अनुभव और कुशलता को ध्यान में रख करके उसका आकलन होना चाहिए, यानी सभी के यूनिकनेस का सम्मान किया जाना चाहिए। ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, गणित निर्देशों से भिन्न एकाग्रचित्त पृथक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं गणित में, जैसे कि जो शाब्दिक प्रश्न होते हैं, तो जिस भी टॉपिक पर बात की जा रही है उससे अलग बोला जा रहा है। देखिए गणित या फिर कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ाया जाता है तो बच्चे को रेफरेंस लेकर के पढ़ाया जाता है कि क्या कुछ पढ़ा रहे हैं उससे जुड़ा हुआ ही तो पढ़ाएंगे। अब मैं आम बच्चे को टॉपिक पढ़ाना चाह रहा हूं तो सेब के बारे में थोड़ी बताऊंगा, आम से जुड़ा हुआ ये टॉपिक तो बताऊंगा। और ये प्रश्न कह रहा है कि उससे अलग करने की, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उससे अलग करने की बात कर रहा था। यह विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विद्यार्थी की चिंतन प्रक्रिया के बारे में जो प्रकट हो रहा है उसे प्रतिबिंबित करना चाहिए। यानी कि बच्चा किस प्रकार से सोच पा रहा है किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, किसी चीज के बारे में, इस बच्चे के चिंतन प्रक्रिया के बारे में जब उसको हाईलाइट किया जाएगा तो एक तरीके से बच्चे, जो दूसरे बच्चे हैं जो कि क्रियाशील नहीं है, वो भी क्रियाशील हो सकते हैं बच्चे की इस गतिविधि या फिर इस प्रकार की एक्टिविटी को देख करके। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने कहावत सुना होगा कि खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग बदलता है। यानी कि जब बच्चा चिंतन प्रक्रिया किस प्रकार से प्रकट कर रहा है, जब हम लोग उसको प्रतिबिंबित करेंगे तो एक तो दो फायदे होंगे। एक तो दूसरे बच्चे जो सक्रिय नहीं है वो भी सक्रिय होंगे, और दूसरा फायदा ये होगा कि बच्चे के बारे में हम समझ पाएंगे कि कौन बच्चा समझ पा रहा है और कौन नहीं समझ पा रहा है। यानी कि इस प्रकार से हम आकलन कर सकते हैं कि किस बच्चे पर और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, किस बच्चे को फिर से कॉन्सेप्ट पढ़ाने की आवश्यकता है। यही तो आकलन होता है और यही हमसे पूछा गया था, यानी ये भी बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और सी बिल्कुल सटीक जवाब है। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 4 ए और सी इसका एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही है।
गणित के नेचर के बारे में पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है स्टेटमेंट, गणित को विज्ञान के प्रतिमानों यानी पैटर्न की तरह समझा जा सकता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। कैसे? देखिए, गणित में हम लोग मूर्त वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, मॉडल्स का प्रयोग करते हैं, प्रतिमान का प्रयोग करते हैं, पैटर्न का प्रयोग करते हैं बच्चों को अमूर्त कॉन्सेप्ट को मूर्त में समझाने के लिए। जैसे कि पिछले प्रश्न में हमने डेंस ब्लॉक की बात की थी, तो वो क्या है? वो मॉडल ही तो है। प्रत्यक्ष दिखा करके बच्चों को डेंस ब्लॉक के माध्यम से गणित की विभिन्न संक्रियाओं को बच्चों को बताया जा रहा है। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, गणित अमूर्त विचारों में संभावित संबंधों का अन्वेषण करता है। यह भी बात बिल्कुल सही है। अमूर्त विचार कहने का मतलब क्या हुआ? कि जिसे बच्चा प्रत्यक्ष तौर पर नहीं देख रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए विज्ञान में बच्चे को ये बताया जा रहा है कि अगर कोई अभिक्रिया कर रहा है, रासायनिक पदार्थ कोई अभिक्रिया कर रहा है, तो कुछ आउटपुट निकल रहा होता है, कुछ विशेष कलर का धुआं या फिर विशेष कलर का उत्पाद उसे प्राप्त होता है। तो वो फिजिकल देख करके समझ पाता है कि हाँ, मूर्त चीज़ें हो रही हैं, और वो चीज़ों को समझ पाता है। लेकिन गणित में क्या होता है? अगर गणित को आप बोलेंगे कि 2 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो बच्चे को 5 ये तो पता है, लेकिन आया कैसे वो मूर्त अवस्था में नहीं देख पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो अमूर्त विचार है, यानी कि जो ये चीज़ें अमूर्त थी, उसको संभावित संबंधों का अन्वेषण करते हैं। कैसे? खोज करके बच्चों को बताते हैं। जैसे कि 1 2 की जगह हम लोग 2 कोई मूर्त वस्तु लेंगे, 3 की जगह 3 कोई मूर्त वस्तु लेंगे, और इन दोनों को एक पास ला करके बच्चों को कहेंगे कि अब गिनिए, टोटल 5 हो गया। तो ये अमूर्त विचार को मूर्त अवस्था में कन्वर्ट करके मैथ को में बताया जाता है। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए, क्योंकि गणित तर्कशास्त्र पर आधारित है, इसलिए गणित में रचनात्मकता के लिए बहुत सी सीमित संस्थान है। ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि जब तर्कों पर आधारित है तो इसमें तो और ज़्यादा रचनात्मकता की गुंजाइश बचेगी कि बच्चे और ज़्यादा तर्क कर सकते हैं, और विकल्प कह रहा है कि ये सीमित स्थान देता है, इस वजह से ये निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि ए और बी वाला विकल्प सही होगा। ऑप्शन में देखिए विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। अगला प्रश्न पूछा गया है, उपचारात्मक शिक्षण सबसे अधिक सहायक है। ध्यान से समझिएगा, उपचारात्मक शिक्षण को अंग्रेजी में रेमेडियल टीचिंग कहा जाता है। यानी कि कोई कॉन्सेप्ट, कोई चैप्टर बच्चे को पढ़ाने के बाद से बच्चे को उस चैप्टर या फिर उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में क्या दिक्कत है, सबसे पहले उस दिक्कत को पहचानने के लिए बच्चे का निदानात्मक परीक्षण करते हैं, जिसे डायग्नोस्टिक टेस्ट बोला जाता है। उसके बाद से उस परीक्षण के बाद से जब एज ए टीचर आपको पता चल गया कि बच्चे को यहाँ पर दिक्कत है, इस पार्ट में कन्फ्यूजन है, तो उस पार्ट को फिर से बच्चे को अधिगम कराने के लिए रेमेडियल टीचिंग किया जाता है, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पूछा जा रहा था कि किस में सहायक है। पहला प्रश्न पूछा गया है, पहला विकल्प दिया गया है, उन छात्रों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं। तो ये प्रतियोगिता से जुड़ा हुआ नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। बच्चों के अधिगम में आ रही समस्याओं के बारे में जान करके उसको उस समस्या को दूर करने के लिए फिर से रेमेडियल टीचिंग की बात की जाती है। ये प्रतियोगिता से जुड़ा हुआ नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। पाठ की पुनरावृत्ति के लिए, तो ये पुनरावृत्ति नहीं है, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों को समस्या आ रही है उनके लिए रेमेडियल टीचिंग होता है, सबके लिए नहीं होता है। ठीक है। तीसरा देखिए, समस्या समाधान के शिक्षण के लिए, तो ये भी नेगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, गणित संकल्पनाओं को समझने में विद्यार्थी जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं उनको संबोधित करने और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए। ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के दिक् स्थान संबंधी समझ के संदर्भ में न्यूनतम उपयुक्त है। यानी कि निगेटिव सेंस में पूछा गया है, कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि बच्चों के एक तरीके से स्पेशियल, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो सापेक्षिक स्थिति होती है, जो पोजीशन होता है, उसके बारे में कौन सा समझ विकसित करने में न्यूनतम उपयुक्त होगा, वो हमसे पूछा जा रहा है, यानी निगेटिव सेंस में पूछा जा रहा है। चलिए विकल्प नंबर 4 से शुरुआत करते हैं। चौथा विकल्प दिया गया है, बच्चों का दिक् स्थान संबंधी पूर्व विद्यालय यानी प्री स्कूल ज्ञान संबंधात्मक है। अगर बच्चे के पास अपना पहले का अनुभव है तो वो उसकी जमा पूंजी है, क्योंकि उसी को आधार बना करके बच्चे को आगे की शिक्षा दी जाती है। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, बच्चे अपने शुरुआती स्कूल वर्षों में माप के तर्क को समझ सकते हैं। तो ये भी पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, प्राथमिक स्कूल के बच्चे आकृतियों की अवधारणा को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में विस्तृत कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये सभी पोजीशन स्थान से संबंधित हैं। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, प्राथमिक स्कूल के बच्चे तार्किक संक्रामक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, और इसलिए ये, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर तार्किक रूप से बच्चे तर्क नहीं कर पा रहे हैं और निष्कर्ष तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, यानी कि किसी ना किसी पोजीशन पर जिस पर बच्चे को पहुँचना था वो नहीं पहुँच पा रहे हैं। इस वजह से ये सबसे कम उपयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी गणित में रचनात्मक आकलन की विधि नहीं हो सकती। देखिए, 2 प्रकार का आकलन होता है, एक रचनात्मक, दूसरा योगात्मक। रचनात्मक का मतलब ये होता है कि बच्चा जब कक्षा में कुछ सीख रहा है, नया कॉन्सेप्ट या फिर नया चैप्टर पढ़ रहा है, तो उस दौरान उसको आ रही समस्याओं के बारे में जानने के लिए
तुरंत जो उसका मूल्यांकन किया जाता है चैप्टर समाप्त होने के बाद से, उसे रचनात्मक आकलन कहते हैं। और योगात्मक आकलन क्या होता है? जो सत्र के अंत में जो आपकी फाइनल परीक्षा होती है उसे योगात्मक आकलन कहते हैं। तो हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि रचनात्मक आकलन की विधि नहीं हो सकती, कौन सी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि सत्र के अंत में जो परीक्षा होती है वो योगात्मक आकलन होता है, ना कि रचनात्मक आकलन। तो यही इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। बाकी विकल्पों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। परियोजना की बात की गई है, यानी कि प्रोजेक्ट की बात की गई है। तो प्रोजेक्ट क्या होता है? बच्चे को सत्र के बीच में प्रोजेक्ट तैयार कराए जाते हैं, तो ये रचनात्मक आकलन होगा। चूंकि होगा इस वजह से हमारा उत्तर नहीं है। प्रश्नोत्तरी यानी कि क्विज की बात की जा रही है, तो बच्चे को एक चैप्टर पढ़ाने के बाद से उसका क्विज लिया जाता है, यानी कि ये भी रचनात्मक आकलन है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। दैनिक विवरण यानी जनरल एंट्रीज की बात की जा रही है, तो ये भी निश्चित तौर पर जो सत्र के बीच में ही बार बार आकलन का एक पार्ट है, दैनिक विवरण, ठीक है। तो ये भी पार्ट है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे नहीं वाला पूछा गया था। तो सत्र के अंत में जो परीक्षा है वो रचनात्मक आकलन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा में अधिकांश विद्यार्थियों ने कहा कि जब 360 में 55 जोड़ा गया तो इसका मान 3115 के बराबर है। कैसे उन्होंने बच्चों ने जोड़ा है उसके एक बार माइंड को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चे ने यहाँ पर 0 और 5 को जोड़ करके 5 लिख दिया, और 6 और 5 को जोड़ करके बच्चे ने 11 लिखा है, और 3 को एज इट इज उतार दिया। यानी कि बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे थे? यहाँ पर देखिए ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है। तो दहाई के अंक पर दहाई वाला अंक लिखना चाहिए था, और ये सैकड़े वाला जो है वो इसमें जा करके हासिल के तौर पर जुड़ना चाहिए था। यानी कि जो संख्याओं का समूहीकरण है, जोड़ने में संख्याओं का जो समूहीकरण है, जो स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट है, वो बच्चे को क्लियर नहीं है, इस वजह से बच्चा गलती कर रहा है। अब हमसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा को सुदृढ़ करना इस त्रुटि को सुधारने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? अभी हमने आपको बताया कि बच्चे के अंदर स्थानीय मान के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया गया है। क्यों? देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक अंक लिखता हूँ, 360 ही लिख रहा हूँ, तो ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया। अब मान लीजिए इसमें 55 को जोड़ा गया है, तो जब आप 55 को जोड़ेंगे तो ये 5 आएगा, और 6 5 11 का 1। मैं यहाँ पर 11 का 1 ही क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये इकाई का अंक हो चुका है, और ये दहाई का अंक था, ये सैकड़े का अंक था। अब जब हम दहाई को जोड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है दहाई वाला ही तो केवल लिखेंगे, यानी कि केवल 1 यहाँ लिखा जाएगा, और जो सैकड़े वाला था वो यहाँ पर जाकर के सैकड़े में जुड़ेगा, यानी 3 और 1 ये 4 होता, यानी कि इसका मान 415 आता। यानी कि स्थानीय मान जो कि पुनः समूहीकरण होता है वो बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और इसकी वजह से गलती बार बार की जा रही है। तो हमसे पूछा गया था कौन सबसे सर्वाधिक उपयुक्त होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, जोड़ने योग के समय पुनः समूहीकरण। पुनः समूहीकरण का मतलब कि किस प्रकार से अंकों का समूह बनाना है। जैसे कि यहां पर 11 डिजिट आया था, तो उसमें से एक ही अंक हमको लिखना है यहां पर, और ये जो अगला अंक है इसका समूह इसमें जाकर के जुड़ेगा। यही बात विकल्प नंबर 1 कह रहा है। ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, गणित में त्रुटियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला देखिए दिया गया है, यदि गणित में एक छात्र बहुत सारी त्रुटियां कर रहा है तो इसका अर्थ है कि उसमें गणित को लेकर के क्षमता का अभाव है। अब यहाँ पर बच्चे पर पूरा दोष दे दिया गया है कि बच्चा जो है वो गणित को नहीं सीख पा रहा है, उसमें क्षमता ही नहीं है गणित को सीखने में। देखिए ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि सीटेट की परीक्षा में जो भी ऐसा विकल्प दिखे जो कि बच्चों पर दोष दे रहा हो, वो विकल्प निगेटिव होता है। देखिए बच्चे नए चीज़ को सीखने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं और बिल्कुल रुचि के साथ वो सीखने के लिए तत्पर होते हैं, बशर्ते उसको सही विधि के माध्यम से पढ़ाया जाए। अब बच्चा गणित में बार बार असफल हो रहा है, बार बार त्रुटि कर रहा है, तो इसका मतलब कतई भी ये नहीं है कि बच्चे में क्षमता की कमी है। ये हो सकता है कि टीचर ने गलत विधि का प्रयोग किया हो, जिसकी वजह से बच्चा कॉन्सेप्ट समझ नहीं पा रहा है और उसकी वजह से उसकी रुचि धीरे धीरे गणित से खत्म हो रही है। तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टीचर की है या फिर संस्थान की है, यानी कि विद्यालय की है, ना कि बच्चे में क्षमता की कमी है। तो ये विकल्प बच्चे को दोष दे रहा था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, त्रुटियां गणित की भ्रांतियों के बारे में अंतर्दृष्टि देती है। अंतर्दृष्टि यानी कि समझ देती है कि बच्चे गणित को समझ पा रहे हैं या नहीं, मतलब कि बच्चे के मन में अगर कोई मिसकॉन्सेप्शन है, ठीक है, तो यानी कि अगर कोई बच्चा बार बार त्रुटि कर रहा है तो उससे हम लोग जान सकते हैं कि बच्चे के अंदर मिसकॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है, यानी कि जो सही अवधारणा है उससे अलग कोई नया मिसकॉन्सेप्शन बच्चे ने अपने माइंड में बना लिया, जिसकी वजह से वो गलती को दोहरा रहा है। तो ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए, गणित शिक्षक को छात्रों को ऐसे पर्याप्त रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य देने चाहिए जिनमें उनसे त्रुटियां होने की संभावना हो। यह बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा यह भी कहा गया था कि बच्चे भूल के माध्यम से भी सीखते
सीखते हैं, त्रुटि के माध्यम से भी सीखते हैं। अब बच्चा जाहिर सी बात है प्रयास करेगा तो त्रुटि होगी ही होगी। इसका मतलब कतई भी ये नहीं है कि बच्चा सीख नहीं रहा है। बच्चा अगर कोई त्रुटि भी कर रहा है तो भी उसका अधिगम हो रहा है। कैसे? देखिए, अधिगम की परिभाषा ये कहती है कि बच्चे प्रयास के माध्यम से जो उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है वो अधिगम बोला जाएगा। अब देखिए, बच्चा ने प्रयास किया लेकिन वो त्रुटि हो गई तो उसके व्यवहार में परिवर्तन तो हुआ ना, कि अब अगली बार वो इस विधि का प्रयोग नहीं करेगा या फिर इस मेथड का प्रयोग नहीं करेगा क्योंकि ये मेथड गलत था, जिसकी वजह से वो उत्तर नहीं निकाल पा रहा था। यानी कि बच्चा भले रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाया लेकिन कम से कम उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि ये विधि गलत थी, अब उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, इसलिए ये अधिगम माना जाएगा। यानी गलती करना भी अधिगम का पार्ट होता है। इस वजह से ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, हमारा उत्तर होगा। चलिए, दिए गए विकल्पों में देखिए ऑप्शन नंबर बी और सी इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें, देखिए बी और सी एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जॉर्ज पोल्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित समस्या समाधान से न्यूनतम संबंधित है, यानी निगेटिव सेंस में हमसे पूछा जा रहा है। चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया समस्या को समझना। जाहिर सी बात है, जब हम समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो पहले प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम में एक्चुअली है क्या, किसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये तो उससे संबंधित है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछा गया था कि कौन सा निगेटिव में से है, यानी कि कम संबंधित है। दूसरा देखिए, समस्या को हल करने के लिए योजना रणनीति बनाना। जाहिर सी बात है, अब मान लीजिए कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो प्रश्नों को देख करके आप सबसे पहले प्लानिंग कर रहे होते हैं कि इसमें कौन सी संक्रिया लगानी है, जोड़ घटाना गुणा भाग में से क्या इसमें यूज करना है, तो वही तो प्लानिंग है। तो ये समस्या समाधान से संबंधित है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, उत्तर की व्याख्या करना। एक बार जब हम रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं तो फिर से उस पर क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि क्या हमने जो उत्तर निकाला वो सही है अथवा नहीं है। इसी को कहते हैं उत्तर की व्याख्या करना। ये भी संबंधित है, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना, जहां पर भी मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जहां पर भी एकमात्र, केवल, एक ही, यही, ही, ये जितने भी शब्द होते हैं वो संकुचित होते हैं क्योंकि विकल्प को पूरे संकुचित कर देते हैं, क्योंकि केवल एक ही पक्ष पर ये बात करते हैं और बाकी के पक्षों को इग्नोर करने की बात करते हैं। आज हम लोग सृजनात्मकता की बात करते हैं, क्रिएटिविटी की बात करते हैं। क्रिएटिविटी में ये होता है कि प्रत्येक बच्चा अपने मौलिक विचार को अभिव्यक्त कर रहा होता है। गणित की अगर बात करें तो प्रत्येक बालक अपना अल्टरनेट मेथड से गणित में समस्या का समाधान निकाल सकता है। और ये विकल्प क्या कह रहा है कि केवल एक ही प्रत्यक्ष हल होना चाहिए, यानी एक ही विधि से के लिए बाध्य कर रहा है, केवल एक ही मेथड की बात करता है। तो ये विकल्प निगेटिव है, क्रिएटिव नहीं होने की वजह से, इस वजह से ये हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में ही पूछा गया था कि न्यूनतम संबंधित कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक कक्षा के गणित के अध्यापक ने भिन्न के अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाई। देखिए 3 क्रियाकलाप यहाँ पर टीचर के द्वारा तय किए गए हैं और तीनों को पढ़ करके आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षक द्वारा उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर दिए गए क्रियाकलापों का सर्वाधिक उपयुक्त क्रम निरूपित करता है। यानी कि 3 क्रियाकलापों को हमें क्रम डिसाइड करना है कि कौन सबसे एप्रोप्रिएट है, उससे कम एप्रोप्रिएट कौन सा और सबसे कम एप्रोप्रिएट कौन सा होगा। चलिए पहले तीनों क्रियाकलापों को पढ़ लेते हैं। पहला दिया गया, विभिन्न प्रकार की भिन्नों को श्यामपट्ट पर लिखना और उनकी विविध विशेषताओं की व्याख्या करना। दूसरा दिया गया है, पेपर कागज को मोड़ करके क्रियाकलाप करने के लिए समरूप आयताकार पट्टी और वृत्ताकार पट्टी कटआउट का उपयोग करना। तीसरा दिया गया है, विविध चित्रों के उपयोग से भिन्नों की, जैसे कि 1/2 और 3/4 को दिखाना। तीनों के माध्यम से बच्चे को भिन्न पढ़ाया जा सकता है और इसमें क्रम बताने के लिए हमसे पूछा गया है कि कौन सबसे एप्रोप्रिएट है और कौन सा सबसे कम एप्रोप्रिएट है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहले देखिए, बच्चे को उसके दैनिक परिवेश से जोड़ करके प्रत्यक्ष माध्यम से अगर दिखाया जा रहा है वस्तु मूर्त अवस्था में, तो वो वाला कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसी तरीके से मूर्त अवस्था में देखिए ऑप्शन नंबर 2 की बात की गई, पेपर और कागज को मोड़ करके क्रियाकलाप के माध्यम से आयताकार पट्टियों और वृत्ताकार कटआउट का प्रयोग करना। यहाँ पर देखिए, अगर बच्चे को, ये देखिए मैं एक आयताकार पट्टी ले लिया और बच्चे को मान लीजिए 1/2 दिखाना है, तो इस आयताकार कागज को बीच से मैं मोड़ दे रहा हूँ, वही बात कर रहा है मोड़ करके, तो बीच से मैंने मोड़ दिया। अब मोड़ने के बाद से ये वाला जो पार्ट है, देखिए मोड़ने के बाद से ये कितने भागों में बटा, 1 भाग और 2 भाग, टोटल 2 भागों में बटा था। अब ये वाला जो पार्ट है जिसे मैंने कलर किया है, ये पूरे भाग का कितना भाग दिखा रहा है, तो पूरे भाग, ये वाला भाग 2 में से 1 भाग है और टोटल भागों की संख्या कितनी है, 2। तो जो हम सिलेक्ट करते हैं उसे ऊपर लिखते हैं और जो टोटल भाग है उसको नीचे लिखते हैं। टोटल भाग की संख्या कितनी थी, 2 थी, तो इसे हम लोग 1/2 का कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, वृत्ताकार कटआउट की बात की गई थी। मान लीजिए ये वृत्त है, वृत्त को मैंने 4 भागों में इस प्रकार से काट करके बांट दिया। ठीक है,
अब अगर बच्चे से पूछा जाएगा कि ये रंगा हुआ भाग कितने को निरूपित करता है, तो बच्चा समझ चुका है इस वाले प्रश्न में कि रंगा हुआ भाग जो पहले होता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं और टोटल भागों की संख्या को नीचे लिखते हैं। ये देखिए 1, 2, 3 और 4, टोटल भागों की संख्या कितनी थी? 4 थी। तो रंगा हुआ भाग 1/4 भिन्न को निरूपित कर रहा है। तो चूंकि यहां पर बच्चा जो है मूर्त अवस्था में प्रत्यक्ष तौर पर देख पा रहा है, इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इसका जो क्रम होगा वो पहला होगा। यहां तक क्लियर? देखिए उसके बाद से इससे कम एप्रोप्रिएट वाला कौन सा है? देखिए विकल्प नंबर सी की बात करें तो विविध चित्रों के उपयोग से भिन्नों जैसे कि 1/2 और 3/4 को दिखाना। यहां पर चित्रों का प्रयोग किया गया, जैसे मान लीजिए साड़ी का किनारा हो गया या फिर विभिन्न प्रकार के आर्ट चित्र जिसके माध्यम से भिन्नों को दिखाया जा रहा है, तो ये भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं था, बच्चे के सामने करके नहीं दिखाया गया, इसलिए ये कम एप्रोप्रिएट होगा दूसरे वाले से। लेकिन ये भी एक तरीके से एप्रोप्रिएट है, तो ये दूसरे नंबर पर रखा जाएगा। तीसरे नंबर पर देखिए विभिन्न प्रकार की भिन्नों को श्यामपट्ट पर लिखना और उनकी विविध विशेषताओं की व्याख्या करना। व्याख्या करना हमेशा निगेटिव सेंस में होता है। देखिए अगर प्रश्न में क्रम नहीं पूछा गया रहता तो पहला वाला विकल्प हमारा बिल्कुल निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होता। लेकिन हमें डिसाइड करना है कि क्रम क्या है, यानी कि तीनों उत्तर होंगे लेकिन उसका एक निश्चित क्रम होगा। तो पहले नंबर पे बी वाला हो गया, दूसरे नंबर पर सी वाला हो गया, तो एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1, ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा। यानी कि हमारा क्रम क्या बना? देखिए बी, सी और ए हमारा क्रम बना। दिए गए विकल्पों में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बी, सी, ए के बात की गई है, विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट प्रीवियस ईयर अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।